अपने 71 साला सफ़र में बाओगांग ग्रुप ने शानदार तरक्की की है। एक किस्म के आयरन से आगाज़ करके अब ये 100 से ज़्यादा अक़साम के स्टील बनाता है और इसका पहला डेजर्ट ब्लास्ट फर्नेस आज एक जदीद और ख़ूबसूरत सनती कॉम्प्लेक्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है। माजी में गाय की कारकर्दगी का जायज़ा उस वक्त लिया जाता था जब वो दूध देना शुरू कर देती थी, लेकिन अब चिप टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम सिर्फ 3 माह की बछिया से खून या बाल का नमूना लेकर उसकी जीनियाती सलाहियत मालूम कर सकते हैं। इस तरह गाय के दूध पैदा करने से कबल ही जांच मुमकिन हो गई है। रंग बराह रास्त कुदरत से लिया जाता है, इसलिए कपड़ा और इसका रंग दोनों फितरी हैं। ये ना सिर्फ जिल्द के लिए अच्छा है बल्कि पहनने में भी खुशगवार एहसास देता है। नाज़रीन मुहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। चीन की हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। बाओथो स्टील ग्रुप ने 400 किलोमीटर फी घंटा हाई स्पीड रेलवे के लिए रेल मसनूआत पैदा की हैं और इनकी फराहमी भी शुरू कर दी है। आज हम आपको बाओथो स्टील ले जाते हैं। अपने 71 साला सफ़र में बाओगांग ग्रुप ने शानदार तरक्की की है। एक किस्म के आयरन से आगाज़ करके अब ये 100 से ज़्यादा अक़साम के स्टील बनाता है और इसका पहला डेजर्ट ब्लास्ट फर्नेस आज एक जदीद और ख़ूबसूरत सनती कॉम्प्लेक्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2025 के पहले 6 महीनों में बाओगांग ने 40 से ज़्यादा ममालिक और खित्तों को 7 लाख टन से ज़ायद स्टील बरामद किया। इसमें से 90% से ज़्यादा यानी 6 लाख टन बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शामिल 30 से ज़ायद ममालिक को भेजा गया। ये स्टील ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलगाड़ियों के निज़ाम और तवानाई की पाइपलाइनों में इस्तेमाल होता है। हेलो दोस्तों, मैं लूलू हूँ। क्या आप दुनिया की पहली फुली ऑटोमेटेड हैवी रेल्स प्रोडक्शन लाइन देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बाओगांग के रेल एंड बीम प्लांट के स्मार्ट कंट्रोल सेंटर में 24 मीटर चौड़ी एक बड़ी स्क्रीन लगी है जो 100 मीटर रेल की तैयारी का पूरा अमल दिखाती है। इसमें नजर आता है कि किस तरह गर्म स्टील रोलिंग मिल से निकलकर कूलिंग एरिया तक पहुंचता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ काम करने वाले बहुत कम हैं। इस खुदकार कंट्रोल रूम से पहले हर प्रोडक्शन लाइन पर 15 लोग इंतहाई गर्म, शोर वाले और ख़तरनाक माहौल में काम करते थे। 2022 में बाओगांग ने पहली फुली ऑटोमेटेड यानी मुकम्मल खुदकार प्रोडक्शन लाइन शुरू की, जिससे काफ़ी अफरादी कुव्वत बच गई। दिसंबर 2024 के अख्ताम पर हमने इंटेलिजेंट सिस्टम की तनसीब और आजमाइश का अमल मुकम्मल किया और अब ये चल रहा है। ये दुनिया का पहला कंट्रोल सेंटर है जो खास तौर पर सर्द इलाकों में काम करने के लिए तैयार किया गया है। स्टील रेल्स के मियार के तकाजे बहुत सख्त होते हैं। आपको ये तब अंदाजा होता है जब आप हाई स्पीड ट्रेन में बैठते हैं। चूंकि ट्रेन 2 रेल्स पर चलती है, इसलिए उनका बिल्कुल सीधा होना जरूरी है। मामूली सा फर्क जो 0.5 मिलीमीटर यानी A4 कागज की 2 शीट्स की मोटाई से ज्यादा हो नाकाबिले कबूल होता है और ऐसी रेल को फौरन मुस्तरद कर दिया जाता है। ये सिस्टम स्टील काटने और सीधा करने का अमल खुद ब खुद अंजाम देता है। इसमें स्मार्ट कूलिंग बेड, प्री बेंडिंग और सीधा करने के जदीद तरीके और एल्गोरिथम इस्तेमाल किए गए हैं जो न सिर्फ पैदावार की रफ्तार बढ़ाते हैं बल्कि मेयार को भी बेहतर बनाते हैं। आज इस मैदान में दुनिया चीन की मिसाल देती है। 100 मीटर की हाई स्पीड रेल्स ने सफर का अंदाज बदल डाला है। पुरानी ट्रेनों में चलते वक्त जो कड़क कड़क की आवाज आती थी वो अब हाई स्पीड रेल में सुनाई नहीं देती। इसकी वजह यह है कि रेल्स बिल्कुल सीधी बनाई जाती हैं, जो ज्यादा रफ्तार के लिए जरूरी है। पहले सर्द इलाकों में काम करना मुश्किल होता था। मुख्तलिफ कंट्रोल स्टेशंस पर मरहलावार और हाथ से ऑपरेशन किया जाता, जो सुस्त और ऑपरेटर के तजर्बे पर बहुत ज्यादा मुनहसर होता था। अब इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर में सिर्फ 4 लोग पूरे कोल्ड एरिया यानी सर्द इलाके को कंट्रोल करते हैं। इनमें 3 ऑपरेटर्स और 1 शख्स बैकअप पर मौजूद होता है। इस इंटेलिजेंट सिस्टम के फ़ायदे सिर्फ अफरादी कुव्वत कम करने तक महदूद नहीं
मसनूई ज़हानत और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मिलाकर ऐसे स्मार्ट असिस्टेंट्स बनाए गए हैं जैसे इंफ्रारेड थर्मामीटर और विजुअल रिकग्निशन सिस्टम जो दिन रात स्टील बिलेट्स पर नज़र रखते हैं। लार्ज स्केल एल्गोरिथम्स प्रोसेस के पैरामीटर्स की पेशीनगोई करते हैं जिससे अंदाजे पर चलने के बजाय दुरुस्त दर्जा हरारत पर कंट्रोल मुमकिन होता है। इस तरह पैदावार लगातार और मौसर रहती है और माजी की तरह हाथ से काम करने से वसाइल के ज़या का खात्मा होता है। बाओगांग दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ कान बाययुन ईबू के वाहिद कानकुनी के हकूक रखता है। हमारे रेयर अर्थ स्टील में ये अनासिर शामिल होते हैं जो इसे आम स्टील के मुकाबले में ज्यादा लचकदार, ज्यादा पायदार, जंग से महफूज और सर्द मौसम में बेहतर कारकर्दगी का हामिल बनाते हैं। यही चीज बाओगांग को एक खास मुसाबकती फायदा देती है। ये कंपनी बेल्ट एंड रोड के मंसूबों के लिए एक बड़ी सप्लायर कंपनी है और इसने हंगरी, सर्बिया और चीन लाओस रेलवे जैसे मंसूबों की तकमील में अहम किरदार अदा किया है। चीन के इनर मंगोलिया का शहर बाओटू बाओगांग से गहरा ताल्लुक रखता है और शहर की कई सहूलियात इसी कंपनी की मदद के लिए तामीर की गईं। मिसाल के तौर पर बाओटू कॉटन मिल एक खास समाजी मकसद के तहत कायम की गई, यानी बाओगांग के गैर शादीशुदा मुलाजमीन को मुमकिना शरीका हयात से मिलने के मौके फराहम करना, क्योंकि उनके सख्त काम के औकात इसमें रुकावट बनते थे। हम बाओटू के मशहूर तीन मकामात में से एक बाओमियान 1958 आ गए हैं। ये कभी एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहां मजदूर और उनके खानदान इकट्ठे रहते थे। कुछ साल ये जगह सुनसान रही, लेकिन अब हुकूमत इसे दोबारा आबाद करने के हवाले से काम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग शाम का मजा ले रहे हैं। मैं भी अंदर जाकर देखने के लिए पुरजोश हूँ, हमारे साथ रहिए। बाओमियान 1958 वो जगह है जहां पहले बाओटू कॉटन टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। 1958 में कायम होने वाली ये मिल एक ज़माने में एशिया की सबसे बड़ी मिल थी। यहाँ का डाइंग और प्रिंटिंग प्लांट का पुराना दफ्तरी हिस्सा आज भी महफूज है और इलाके की सनती इमारतों की याद दिलाता है। पुरानी फैक्ट्री को नए सिरे से डिज़ाइन करके अवामी तफरीह गाह बना दिया गया है। बाओमियान 1958 प्रोजेक्ट जो 2620 मुरबा मीटर पर मुश्तमिल है, सकाफत और समाजी मेलजोल के लिए एक मुतनव्वे जगह है। यहाँ मकामी चाय की रिवायत और खाने को यकजा किया गया है ताकि पुराने रिहायशियों को माजी की याद दिलाई जा सके और नौजवान नस्ल को शहर के सनती विरसे से जोड़ा जा सके। पुरानी डाइंग वर्कशॉप में कायम इस नुमाइश में आपको कपड़ा बनाने वाली पुरानी मशीनों की तस्वीरें मिलती हैं। इन पर नजर डालकर लगता है जैसे आप माजी के मसरूफ पैदावारी दिनों में वापस पहुंच गए हों। फैक्ट्री की तारीख की अलामत हैं और इन पर काम करने वाले मजदूरों की कहानियां सुनाती हैं। तस्वीरों में वो अपनी यूनिफॉर्म में लूम्स पर काम करते हुए नजर आते हैं, जिनकी मेहनत ने फैक्ट्री के सनती विरसे की बुनियाद रखी। पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े बीफ प्रोड्यूसर्स में से एक है। चीन के अंदरूनी मंगोलिया में मवेशी पालना एक बड़ी और अहम सनत है। यहाँ के चरवाहे बायोटेक्नोलॉजी के जरिए अपने मवेशियों की जिन्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, आइए रिपोर्ट्स देखते हैं। चीन की डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरक्की और डेयरी फार्मिंग के फैलाव के साथ आला दर्जे के डेयरी मवेशियों के जीनियाती सलाहियत की मांग तेज़ी से बढ़ गई है। ताहम तवील अरसे से चीन के मवेशियों की अफजाइश के शोबे को कई मसाइल का सामना रहा है, जिनमें बेहतरीन जीनियाती वसाइल की कमी और बुनियादी अफजाइश व तौलीदी टेक्नोलॉजी में खामियां शामिल हैं। चीन के खुद मुख्तार इलाके इनर मंगोलिया में हमने नेशनल डेयरी टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर के ताउन से एक कौमी सतह का ब्रीडिंग यानी अफजाइशी प्रोग्राम शुरू किया है। इस मंसूबे में हम 5 बुनियादी निकात पर तवज्जो दे रहे हैं, जिनमें ज़्यादा दूध की पैदावार, बुलंद फ़िज़ाई खित्तों के माहौल से मुताबिकत, बीमारियों के खिलाफ मुज़ाहमत, मेथेन के इखराज में कमी और तवील अरसे तक पैदावारी सलाहियत शामिल हैं। हमारा मकसद ऐसी नई चीनी डेयरी ब्रीडर्स यानी नस्लें पैदा करना है जो मौजूदा डेयरी सनत के तकाज़ों को पूरा करें। इन 5 पैमानों की बुनियाद पर एक मकामी तहकीकी इदारे ने डेयरी मवेशियों के लिए एक खास जीनोमिक ब्रीडिंग चिप तैयार की है।
یہ چپ بیک وقت 3 اہم خصوصیات یعنی زیادہ دودھ کی پیداوار، لمبی پیداواری عمر اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت سے متعلق جینز کی جانچ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت بچڑے کی جینیاتی صلاحیت کی قبل از وقت پیش گوئی ممکن ہو گئی ہے، جس سے روایتی انتخابی عمل کا دورانیہ 70% تک کم ہو گیا ہے۔ ماضی میں گائے کی کارکردگی کا جائزہ اس وقت لیا جاتا تھا جب وہ دودھ دینا شروع کر دیتی تھی، لیکن اب چپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم صرف 3 ماہ کی بچیا سے خون یا بال کا نمونہ لے کر اس کی جینیاتی صلاحیت معلوم کر سکتے ہیں۔ اس طرح گائے کے دودھ پیدا کرنے سے قبل ہی جانچ ممکن ہو گئی ہے۔ اب تک اس ٹیکنالوجی کو 300 سے زیادہ گائیوں کی جانچ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی پیداواری عمر 4 یا اس سے زیادہ تولیدی ادوار تک بڑھ گئی ہے اور کٹائی یعنی کمزور یا غیر پیداواری جانوروں کی شرح میں کمی آئی ہے۔ لی شی خی کے مطابق فی الحال وہ فرسٹ جنریشن چپ کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کی زیادہ مؤثر چپس کی تیاری جاری ہے۔ ہماری پہلی تیار کردہ چپ 1.0 دودھ کی زیادہ پیداوار اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت کے لیے بنائی گئی تھی۔ موجودہ منصوبے کے تحت تیار ہونے والی چپ 2.0 زیادہ دودھ کی پیداوار اور زیادہ تولیدی صلاحیت کے لیے مخصوص ہے۔ آئندہ تیار کی جانے والی چپس زیادہ پیداوار اور کم کاربن اخراج کے ساتھ ساتھ طویل پیداواری صلاحیت کے لیے ہے۔ یہ چپس کی ایک پوری سیریز ہے جنہیں بالآخر ملا کر مختلف متعلقہ پیمانوں کا اندازہ لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر بچڑا پیدا ہونے کے وقفے کے اشاریے میں نیشنل ایوریج 390 دن ہے، جبکہ ہمارا ہدف 380 دن ہے۔ بیماریوں سے مزاحمت میں ہم نے گائیوں کی شرح اموات میں 30% کمی کی ہے، کاربن کے اخراج میں 15% کمی لائی گئی ہے۔ پیداواری صلاحیت کے حوالے سے ہم نے پہلے سے موجود 3 تولیدی ادوار کی اوسط کو بڑھا کر 4 تک پہنچا دیا ہے۔ انر منگولیا چین کا سب سے بڑا دودھ پیدا کرنے والا علاقہ ہے، جو قومی سطح پر دودھ کی مجموعی پیداوار کا 5واں حصہ فراہم کرتا ہے۔ مویشی پالنا مقامی معیشت کا ایک اہم شعبہ ہے اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ چرواہوں کی آمدن بڑھانے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس خطے کے بریڈنگ کے ادارے سپرم سارٹنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے اولاد کی جنس کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں مادہ بچڑوں کی پیدائش میں 90% سے زائد درست نتائج دے رہا ہے۔ اہم گلوبل بریڈنگ ٹیکنالوجی میں مسابقت برقرار رکھنے کے لیے ہم سٹیم سیلز، جین ایڈیٹنگ اور دیگر جدید بائیو ٹیکنالوجیز بشمول ایمبریو کی تیاری، کلوننگ اور جنس کی علیحدگی کی تکنیک کے استعمال کو فروغ دے رہے ہیں۔ جینیاتی وسائل اور سائنسی ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے ہمارا ہدف قومی مویشی افزائش کی صنعت کی مسابقتی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ بالآخر مقصد یہ ہے کہ ملکی صنعت کی ساخت میں تبدیلی، تکنیکی اپ گریڈیشن اور اعلیٰ معیار کی ترقی کے عمل کو تقویت دی جا سکے۔ AI ٹیکنالوجی مویشیوں کی افزائش کے عمل کو تجرباتی بنیادوں سے ہٹا کر ڈیٹا پر مبنی سائنسی طریقہ کار کی طرف منتقل کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ آف تھنگز کے آلات گائیوں کی حرکات اور جسمانی درجہ حرارت کا فوری ڈیٹا جمع کرتے ہیں، جس کی مدد سے تولیدی سائیکل کی 90% درستی کے ساتھ پیش گوئی ممکن ہو جاتی ہے۔ ہمارے ڈیری سیکٹر کے بالائی مراحل جیسے افزائش اور تولید میں AI ٹیکنالوجی کا اطلاق پہلے ہی ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر گائے کے ایسٹرس سائیکل کی انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ اور اس سے متعلق علاج کے لیے AI کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم ایک ایسے منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں ایمبریو کے معیار کا تجزیہ AI پر مبنی نظام کے ذریعے کیا جائے تاکہ روایتی دستی جانچ کی جگہ جدید انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی لے سکے۔ اس طرح مستقبل میں ڈیری فارمنگ اور افزائش میں AI کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی اور ڈیٹا انٹیلیجنس کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے کمپنی SK شنگ نے لیبارٹری سے فارم تک کے فاصلے کو کم کر دیا ہے۔ انر منگولیا کے اسمارٹ رینچز یعنی مویشی فارم میں اب مویشیوں کی صحت اور تولیدی کارکردگی کی ریئل ٹائم نگرانی ممکن ہے، جس کے نتیجے میں خوراک کی فراہمی کو بہتر بنانے اور بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات کو مؤثر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
अगले मरहले में हमारा मकसद ये है कि अब तक हासिल करदा तमाम इल्म और तजुर्बे को यकजा किया जाए, जीनोमिक सिलेक्शन की बुनियाद को रिवायती अफजाइशी तरीक़ों के साथ हम आहंग करके और इस पर AI ब्रीडिंग और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जैसे जदीद तरीन आलात का इजाफा करके हम एक ऐसा निज़ाम कायम करें जो मुल्क को आला दर्जे के ब्रीडिंग बुल फराहम करने के लिए दरकार तकनीकी मुआवनत मुहैया करेगा। पाकिस्तान जो दुनिया में गोश्त पैदा करने के एतबार से 6 नंबर पर है, मशहूर नीली रावी भैंस का मरकज है। इस भैंस का दूध ग़िज़ाइयत के लिहाज से गाय के दूध से तकरीबन 2 गुना बेहतर है, मगर कमज़ोर पैदावारी निज़ाम और बीमारियों ने इसकी असल सलाहियत को महदूद कर रखा है। फिलहाल चीन और पाकिस्तान के दरमियान मवेशी बानी में तावन, एम्ब्रियो, चारा और डेयरी प्रोसेसिंग तक फैला हुआ है। मुस्तकबिल में दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी को मकामी सतह पर बना और इंडस्ट्रियल चेन को जोड़कर शराकत दारी को फ़रोग दे सकते हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के ज़रिए पाकिस्तान चीन से एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी दरामद करके अपना बीफ ब्रीडिंग सिस्टम कायम कर सकता है और चीनी सरमायाकारी की बदौलत अपनी 4 करोड़ 70 लाख भैंसों की असल कदर को हासिल कर सकता है। नाज़रीन, अब हम चीन की पश्मीना सन्नत पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जो कि चरागाह से लेकर मार्केट तक एक मुकम्मल सप्लाई चेन का निज़ाम है। ये सन्नत न सिर्फ गैर मामूली लिबास तैयार करती है, बल्कि तहकीक और तरक्की में भी ज़्यादा सरमायाकारी कर रही है। ये तहकीक फाइबर की बेहतरी, टेक्सटाइल की जिद्दत और मवेशियों के लिए चरागाहों के क़याम और तहफ़्फ़ुज़ में भी दिलचस्पी लेती है। यहाँ आला दर्जे का तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए न सिर्फ पश्मीना के माखज़ की हिफाजत की जाती है, बल्कि माहौलियात और सन्नत के दरमियान हम आहंगी भी हासिल होती है। आइए तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। इरडोस काश्मीरी को सॉफ्ट यानी नरम सोना कहा जाता है, लेकिन ये कीमती मटेरियल कैसे तैयार होता है, आइए एक काश्मीरी स्वेटर के सफ़र की दास्तान जानते हैं। It's so soft. It's so comfortable. Ah, so cute. Ooh, this is so cute. I really wish to give it a try. मैं वाकई ये पहनकर देखना चाहती हूँ। ये इतना आरामदेह है कि ऐसा महसूस होता है जैसे मैं काश्मीरी की आगोश में हूँ। लगता है इसमें लेटते ही नींद आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके पास ये सब आला मायार का कपड़ा है। ये कितना नरम है। बताइए, क्या मैं ये पहनकर अच्छी लगती हूँ? Here they have all different types of wool on display. यहाँ मुख्तलिफ किस्म की ऊन नुमाइश के लिए रखी गई है। ये मकामी वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना ऊन है। इसका लम्स हैरत अंगेज़ तौर पर नरम और हल्का है, बिल्कुल हवा की तरह। काश्मीरी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए चीनी कंपनियां पूरे अमल के हर मरहले को निहायत बारीकी से बेहतर बना रही हैं। इसमें काश्मीरी बकरियों की जीनियाती जांच और अफजाइश नस्ल से लेकर रेवड़ की मैनेजमेंट, ऊन की पैदावार और रेशे की लंबाई और फिटनेस के अदाद-ओ-शुमार की निगरानी, हत्ता के चरागाह और जानवरों की ग़िज़ाइयत का इंतज़ाम, सब कुछ शामिल है। हालिया बरसों में रेशे की औसत फिटनेस यानी नज़ाकत में तकरीबन 0.6 माइक्रोन की बेहतरी आई है, जबकि लंबाई में तकरीबन 10% इजाफा हुआ है। Ever get troublesome by the static electricity in the winter? हम सब जानते हैं कि सर्दियों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कपड़ों में बिजली भर जाना कितना परेशान करता है। फिक्र ना करें, इरडोस ने एक नया काश्मीरी लिबास तैयार किया है जिसमें बिजली भर जाने का झंझट नहीं होता। आइए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं।
Ooh. आम कपड़ों में रगड़ से पैदा होने वाली बिजली लाजमी आती है। अगर आपके बाल मेरी तरह लंबे हैं तो सर्दियों में ये वाकई एक झंझट है। However, with this one, see? मगर ये वाला तो बिल्कुल ठीक निकला। एंटी स्टैटिक काश्मीरी इसलिए ख़ास है कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा ऐसे रेशे इस्तेमाल होते हैं जो डायरेक्ट कपड़े में बुने जाते हैं। ये मूसल रेशे बरकी झटके को महफूज तरीके से खारिज कर देते हैं और इसे जमा नहीं होने देते। Wow! They have all little small products on display. कमाल है, यहाँ ये मसनूआत डिस्प्ले की गई हैं। काश्मीरी के लिए उन्होंने एक कुदरती और माइक्रोबियल रंगाई की टेक्नोलॉजी तैयार की है। इनका मकसद 100% माहौल दोस्त कपड़ा तैयार करना है। रंग बराह रास्त कुदरत से लिया जाता है, इसलिए कपड़ा और इसका रंग दोनों फितरी हैं। ये ना सिर्फ जिल्द के लिए अच्छा है बल्कि पहनने में भी खुशगवार एहसास देता है। लुलू ने जिस चीज़ का पता लगाया है उसे माइक्रोबियल डाइंग कहा जाता है। इस अमल में ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो ख़मीर के ज़रिए कुदरती रंग के मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। फिर उन रंगों को निकालने और साफ़ करने के बाद ये रेशों को रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी माइक्रोब्स से हासिल शुदा बायोसिंथेसिस के ज़रिए रिवायती कीमियाई रंगों की जगह लेती है, आलूदगी को इसके माखिज़ पर ही कम कर देती है और मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त रंगाई के तरीक़ों की राह हमवार करती है। And I hope that more people are aware of. आज मैं इरिडोस निटिंग फैक्ट्री से वापस आया हूँ। वहाँ कंप्यूटराइज निटिंग मशीनें हैं जो फैशन की दुनिया को बदल रही हैं। इन मशीनों ने काम को बहुत तेज और आसान बना दिया है। बस मसला ये है कि हम नहीं चाहते कि ये सब फास्ट फैशन में बदल जाए, इसलिए तवाज़ुन कायम रखना जरूरी है। कारकर्दगी की बात की जाए तो 3D डिजिटल डिज़ाइन इस सनत का सबसे मौसर हथियार है। डिजिटल मॉडलिंग को मसनूई ज़हानत के साथ मिलाकर उन्होंने एक मयारी डेटाबेस तैयार किया है जिसमें 3000 से ज़ायद रंग, 200 अक़साम के यार्न, 600 डिज़ाइन और 200 मलबूसात के सांचे शामिल हैं। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, डिज़ाइन जब चाहे मिल जाते हैं और कारकर्दगी भी इंतहा पर है। Hello, this is Lulu again. Welcome to the Ace China Erdos. हेलो, मैं लुलू एक बार फिर हाजिर हूँ। चाइना इरडोस इंटरनेशनल काश्मीरी एंड वूल एग्जीबिशन में खुशामदेद। आइए अंदर चलते हैं। इस तकरीब में फ्रांस, इटली, बरतानिया, ईरान, जापान और मंगोलिया जैसे मुमताज़ फ़ैशन और काश्मीरी मसनूआत तैयार करने वाले ममालिक की 30 से ज़ायद आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों ने शिरकत की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सनत में एक वाज़ेह तब्दीली देखने को मिल रही है। तवज्जो अब सिर्फ मसनूआत तक महदूद नहीं रही बल्कि ब्रांड की कदर कीमत की बढ़ती हुई अहमियत पर मरकूज़ हो रही है। Not the clothing, this is someone else's clothing, but मैं इटली से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुज़िश्ता 17 बरस से यहाँ मुकीम हूँ। इस दौरान मैंने मुतअद्दिद कश्मीरी और बुने हुए मलबूसात के ब्रांड्स के लिए डिज़ाइन तैयार किए हैं। अगर आप गौर करें तो बहुत सी कंपनियों का तो लोगो भी नहीं आता। हम उन्हें बैनुल-अक़वामी मार्केट के लिए तैयार करने में मदद देते हैं। जैसा कि आप हमारे काम से देख सकते हैं कि हम चीन, एशिया पैसिफिक, अमेरिका और आलमी सतह पर 200 से ज़्यादा अवार्ड जीत चुके हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।